सो गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड आई वेलकम यू ऑल टू सौरभ पांडे यूपीएससी यूट्यूब चैनल के लिए। अगर आप सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी करें तो इस चैनल से जरूर से जुड़ें एंड डाउनलोड सौरभ पांडे CSE ऐप। उसमें काफ़ी सारे कोर्सेस हैं, एग्रीकल्चर का नया बैच भी आएगा और भी प्रीलिम से स्पेसिफिक और मेन से स्पेसिफिक काफ़ी सारे कोर्सेज भी जो है वो आपके आएंगे। सो आज जो हम लोग टॉपिक्स डिस्कस करेंगे, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल दीज टॉपिक्स। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। जर्मनी डेट ट्रैप रूल के बारे में ये एक डिस्कस करेंगे। IR और इकोनॉमी का टॉपिक है, IR और इकोनॉमी। देन एलिजा इफेक्ट क्या होता है, ये एक टॉपिक आता है आपका, एलिजा इफेक्ट। कावेरी बेसिन, ये टॉपिक साइंस का है, साइंस एंड टेक में। कावेरी बेसिन ज्योग्राफी का टॉपिक है, ज्योग्राफी एंड एनवायरनमेंट। विश्वकर्मा स्कीम, गवर्नमेंट स्कीम्स इन न्यूज़। फ्रैक्टल ज्योमेट्री क्या है, साइंस का टॉपिक है। पीना नोबेलिस क्या है, एनवायरनमेंट का टॉपिक है। इंडियन इकोनॉमी पर एडिटोरियल है, वो हम डिस्कस करेंगे, इकोनॉमी का टॉपिक है। और फिर जो है मेंस का क्वेश्चन जो मैं आपको हमेशा देता हूँ, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड है, मजा आएगा क्वेश्चन को आपको सॉल्व करने में। तो ये सारे टॉपिक्स हम एक एक करके वी आर गोइंग टू डिस्कस ईच ऑफ दिस टॉपिक्स, ठीक है। तो जो भी आप नोट्स बनाएं, सब्जेक्ट वाइज आपको जो है नोट्स बनाने हैं, ध्यान रखना है। और चीज़ें ध्यान रखनी है। कल संडे का सेशन ऑलरेडी आपका हो चुका है, क्वेश्चन देख लो। संडे का सेशन थोड़ा लेट होता है, संडे थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी आपकी रहती है। इंडियन इकोनॉमिक ग्रोथ विल बी मेंटेन बाय मैनेजिंग एक्सटर्नल फैक्टर एंड बूस्टिंग डोमेस्टिक ग्रोथ फैक्टर्स डिस्कस, ठीक है। तो ये आप रीड कर सकते हो, 10 मार्क्स में आपको लिखना है कि इंडियन जो इकोनॉमिक ग्रोथ है विल बी मेंटेन बाय मैनेजिंग एक्सटर्नल फैक्टर्स, मतलब आप एक्सटर्नल फैक्टर को मैनेज करो और आपके इंटरनल जो ग्रोथ फैक्टर्स उसको बूस्ट करके आपको मिलेगा। अच्छा पैराग्राफ वाइज अच्छे से आप आंसर लिख सकते हो, 10 नंबर का प्रश्न है, उसको लिखो। सौरभ पांडे CSE ऐप डाउनलोड कर सकते हो। अब ये कल 8वां टेस्ट हो चुका है रात को 9 बजे। अभी मैंने ये कोर्स का प्राइस रिड्यूस कर रखा है, आपके पास अभी भी मौका है, ठीक है। तो ये कोर्स का प्राइस अभी आपके पास रिड्यूस्ड है, तो कुछ समय के लिए रिड्यूस्ड है, आपके पास अभी अपॉर्चुनिटी है ना। तो ये 9,999 पे है, टोटल 50 टेस्ट हैं। इस पे 7 आपके जो टेस्ट हैं वो मैंने वो PDF रिवीजन PDF डाल दी है। 5 AM के PDF भी आपको मिल जाएंगे, सारी चीज़ें आपको इसमें अवेलेबल है। टेस्ट हैं टोटल आपके, कल 8वां टेस्ट रात को 9 बजे हो चुका, तो टोटल आपके 400 प्लस टॉपिक्स ऑलरेडी कवर्ड है। साथ में रिवीजन PDF और टेस्ट देके रिवीजन PDF डाउनलोड करके बढ़िया तरीके से इनको अपना हाईलाइटर जो भी यूज़ करके अपना आप याद कर सकते हो, रट सकते हो। क्वेश्चंस याद रखना, एडवांस करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट। सौरभ पांडे CSE ऐप के अंदर ARC रिपोर्ट मिस नहीं करनी है, ये एथिक्स इन गवर्नेंस, रिपोर्ट ऑन टेररिज्म, उसके बाद सोशल कैपिटल पे रिपोर्ट है और रिपोर्ट ऑन स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन। ये सारी रिपोर्ट्स आपकी है, कवर करा दी है, क्लास नोट्स है मेरे, उसी से रिलेटेड है, गो थ्रू हो जाने। सब सौरभ पांडे UPSC सौरभ पांडे CSE ऐप के अंदर है। दूसरी चीज़ है कि आप रेगुलर बेसिस में जो क्लासेस हैं वो तो आप अटेंड करते ही रहें, साथ में टेस्ट देते रहे। और एग्रीकल्चर ऑप्शनल का भी जो आपका एग्रीकल्चर ऑप्शनल की क्लासेस भी आपकी जल्द, सेकंड बैच आपका जल्द आ जाएगा। पहला बैच अभी खत्म इस वीक में, सारा कोर्स जो है एग्रीकल्चर ऑप्शनल का इट विल बी कंप्लीटेड, ठीक है। सो क्वेश्चन पहला टॉपिक देखते हैं, व्हाट इज द कंट्रोवर्सी वेयर जर्मन डेट ब्रेक रूल। अब देखो यहाँ पे हम बहुत ज़्यादा वहाँ के पॉलिटिकल सिनारियो को डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि वो हमारे इतना काम का नहीं है। विल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट बेसिकली इज अ जर्मनी डेट रूल। ये जब आप लिखते हो, जब मान लो कभी आप फिजिकल डेफिसिट, फिजिकल कंसोलिडेशन कभी लिखते हो, तो उसमें आप इसको कोट कर सकते हो, आर्गुमेंट में हाईलाइट कर सकते हो, ठीक है। कोर्ट के रोल के ऊपर अगर आप कभी कुछ मेंशन करते हो तो वहाँ पे भी आप जो भी आर्गुमेंट अभी हम डिस्कस करेंगे उसको आप मेंशन कर सकते हो। तो ये टॉपिक आपको IR या इकोनॉमी के अंदर जो है वो मेंशन करना है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे कि जर्मनी का जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है, हाल में ही उसने ये कहा कि जैसे जैसे मान लो देखो, जैसे हमारे देश में भी होता है ना कि कई सारी स्कीम्स होते हैं, कई सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं, तो उसमें पैसा एलोकेट कर दिया। जैसे सपोज करो कोई प्रोजेक्ट है, उसमें 100 करोड़ एलोकेट कर दिया, अब वो पैसा यूटिलाइज नहीं हुआ, तो फिर दूसरे प्रोजेक्ट के लिए उसको उसी सेम पैसे को ट्रांसफर कर दिया। अब यहाँ पे कहा गया, जर्मनी के जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ने कहा कि ये रूल किया कि अनलॉफुल जो मतलब ये जो गवर्नमेंट का मूव है जिसमें लगभग 60 बिलियन यूरो, 60 बिलियन यूरो जो पैसा यूटिलाइज नहीं हुआ पैंडमिक इमरजेंसी कोविड-19 के टाइम पे, जो पैसा लगभग 60 बिलियन यूरो इस्तेमाल नहीं हुआ है, उसको रीएलोकेट कर देना क्लाइमेट और ट्रांसफॉर्मेशन फंड के रूप में रीएलोकेट कर देना। तो इस चीज़ को कहा गया है कि ये अनसंवैधानिक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ये चीज़ आपकी कही गई, मतलब एक पर्पस के लिए जो पैसा एलोकेट किया गया है अपना फिजिकल डेफिसिट, और आप कह सकते हो कि जैसे सरकार का खर्चा ज़्यादा है और कमाई कम है, तो उस सिचुएशन में मैनेज करने के लिए जो पैसा पैंडमिक इमरजेंसी में लगाना चाहिए, वो पैसा इन्होंने इस फंड के रूप में जो है वो
ट्रांसफ़र आपका कर दिया। तो यहाँ पे अभी जो यहाँ की प्रेज़ेंट सरकार है, ओलेफ सोलाज़ है, जो है ना, ये जो लीडर है, और इनका ये मानना था कि जो फ़िस्कल डेफ़िसिट की लिमिट है, जैसे हमारे देश में भी है ना, आपके जो फ़िस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट है, एफआरबीएम एक्ट जिसे हम कहते हैं। तो ऑलरेडी वी हैव एफआरबीएम एक्ट, और इस एफआरबीएम एक्ट में हमें रेवेन्यू डेफ़िसिट और फ़िस्कल डेफ़िसिट एक लेवल तक रखना है। तो इनका ये मानना था, ये एलोकेशन का एक रीज़न इनके पास ये भी था कि जो फिस्कल डेफिसिट का टारगेट है वो मीट नहीं कर पा रहे थे, तो वो चाह रहे थे कि वो जो फंड है यहाँ से वहाँ आपका ट्रांसफर हो जाए। अब व्हाट इज डेट ब्रेक रूल या बैलेंस्ड बजट रूल के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए कि ये एक प्रकार का एक लिमिटेशन सेट करता है कि हाउ मच गवर्नमेंट कैन बोरो टू फाइनेंस वेरियस पब्लिक प्रोजेक्ट, कितना सरकार आपका डेट, जैसे अगर आप इसका फुल फॉर्म ही देखो ना, डेट ब्रेक रूल, डेट मतलब उधारी, ब्रेक मतलब रोकना, और उससे रिलेटेड क्या रूल है। तो डेट ब्रेक रूल क्या है, जर्मनी का क्या कहता है कि ये बेसिकली एक लिमिटेशन सेट करता है कि कितना पैसा सरकार बोरो कर सकती है डिफरेंट जो प्रोजेक्ट है उनको फाइनेंस करने के लिए। तो यहाँ पे जैसे ये हमें इसको रटना नहीं है, मतलब यहाँ पे कुछ लिमिटेशंस लगी हुई हैं कि जीडीपी का इतना हिस्सा, इससे ज़्यादा बोरो नहीं किया जा सकता। हमारे देश में भी कई प्रकार के ऐसे रूल्स नॉर्म्स होते हैं, बेसिक किसी भी देश में जहाँ फाइनेंशियल सिस्टम आपका एग्जिस्ट करता है वहाँ पे सब ऐसे रूल्स आपके एग्जिस्ट करते हैं। फिर यहाँ पे कुछ ऐसे मेजर्स 2009 के अंदर लिए गए थे उस समय के क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन CDU के द्वारा, मतलब ये जर्मनी के अंदर जो कोलिशन सरकार थी उस समय, उसके द्वारा ये सब था कि फिस्कल डेफिसिट इतना मेंटेन करके रखना है, फिस्कल कंसोलिडेशन जो है उसको मेंटेन करके रखना है। ये सब उनके थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि एक थॉट प्रोसेस था, और उसी को मीट करने के लिए फिलहाल के लिए जो पैसा उसको थोड़ा सा इन्होंने रीएलोकेट करने का प्रयास किया, जिसको वहाँ की कोर्ट ने एक अनसंवैधानिक प्रक्रिया कही। अब इसमें वहाँ अंदर भी कई थिंकिंग चल रही है, जस्टिफिकेशन चल रहा है, वो हमारे काम का नहीं है। हमें बस ये थोड़ा सा डेट रूल, एक्सटर्नल डेट रूल, मतलब ये जो डेट ब्रेक रूल अगर आपसे पूछे रिसेंटली न्यूज़ में था तो ये क्या है, तो वो थोड़ा सा पता होना चाहिए। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट जो एक टॉपिक है एलिजा इफेक्ट। अब देखो यहाँ पे मैंने आपके लिए कैसे टॉपिक निकाला है, यही मैं आपको बार बार हाईलाइट करता हूँ। इसके लिए बहुत एक्सपीरियंस चाहिए। जैसे जनरली अगर आप देखोगे किसी भी सेशन में देखोगे, बहुत रेयर होगा कि यहाँ पे किसी एक टॉपिक को पिक किया जाए। अब यहाँ पे पूरी कहानी तो हमने चैट जीपीटी और ये सब पढ़ रखा है, बट हमें देखना है कि यूनिकनेस क्या है जो हमें पता होना चाहिए, वो है एलिजा इफेक्ट। और देखो अब टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कई चीज़ें जो है आपकी न्यूज़ में रहती हैं, हमेशा से न्यूज़ में रहती हैं। यहाँ पे जैसे हम लोग साइंस टेक में पढ़ते रहते हैं, चैट जीपीटी और ये सब चीज़ें हम लोग ने डिस्कस की। कमेंट सेक्शन में बताओ चैट जीपीटी का फुल फॉर्म क्या है। जब आप भूल जाओगे ना तो हो सकता है कभी फुल फॉर्म भी पूछ ले, जैसे पूछ लेते हैं, कोई उसमें वो नहीं है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमें जानना है कि अभी रिसेंटली एक टर्म मेंशन है एलिजा इफेक्ट। तो ये क्या है एलिजा इफेक्ट? बेसिकली क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ही रिलेटेड है, एआई से रिलेटेड, जो प्रेजेंट आपका डेवलपमेंट है उससे रिलेटेड है। तो कई बार स्टेटमेंट बेस्ड प्रश्न जो है वो आपके लिए फ्रेम हो सकते हैं। व्हाट बेसिकली इज एलिजा इफेक्ट, वो हमें जानना है। सो लेट्स सी क्या है एलिजा इफेक्ट। इसका एक देख लो यहाँ पे जैसे एलिजा इफेक्ट एक ऐसा मतलब सोच है, आप कह सकते हो, या फेनोमेना है जिसमें लोग ये सोचते हैं कि जो कंप्यूटर प्रोग्राम है या कंप्यूटर प्रोग्राम की तरह सिमिलर जो सिस्टम है वो ह्यूमन इमोशन या फंक्शन परफॉर्म करता है। मतलब टेक्निकली क्या समझो इसको, जैसे हम इंसान हैं, ठीक है, वी आर ह्यूमन बींग्स, हमारे इमोशंस हैं। अब जैसे हर एक इंसान के अपने इमोशंस होते हैं। अब बेस्ड ऑन दैट इमोशन दैट पर्सन विल रिएक्ट। ठीक है, जैसे कोई आपको बोले तुम आईएएस नहीं बन पाओगे, तो एक इंसान जो है वो उसका इमोशन जो है वो इग्नोर कर देगा। दूसरा उसको लगता है हाँ सही में नहीं बन पाऊंगा, ठीक है चलो दूसरे एग्जाम की तैयारी करते हैं। तीसरा जो है वो रिएक्ट कर देगा। तो ये क्या ह्यूमन इमोशंस हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस, बेस्ड ऑन दैट हम रिएक्ट करते हैं। बट कंप्यूटर सिस्टम में क्या है, कंप्यूटर सिस्टम में बेसिकली क्या है, चीज़ें जो आउटपुट आएगा वो डेटा पर बेस्ड होता है, या उनकी जो कोडिंग होती है कंप्यूटर पे, जिसे हम एल्गोरिदम बोलते हैं, उस पर बेस्ड होता है। एलिजा इफेक्ट क्या है, वो एक ऐसा अफेक्ट है जिसमें ये कुछ लोग मानते हैं कि जो कंप्यूटर सिस्टम है, या है ना, कुछ प्रोग्रामिंग अगर कर दी जाएगी तो इट विल बी केपेबल ऑफ ह्यूमन इमोशंस। जैसे मतलब जिस तरीके से हमारे इंसान के इमोशंस होते हैं, और है ना, जिस तरीके से इंसान अपने इमोशन के बेसिस में आउटपुट शो करता, अपने बिहेवियर एस्पेक्ट को, ह्यूमन ट्रेट को शो करता, उसी तरीके से कंप्यूटर भी बिहेव करेगा। कंप्यूटर का जो आउटपुट है वो बिहेव करेगा। जैसे मान लो अगर इसमें खास तौर से चैट बॉट, ठीक है, जैसे चैट जीपीटी है, चैट बॉट होता है। जैसे आपने जैसे सपोज करो आप कुछ टाइप करते हो तो आपको रिप्लाई मिल जाए। जैसे
आप और आपके दोस्त जो है मैसेजिंग ऐप में कुछ डिस्कशन कर रहे हैं। मैसेजिंग ऐप में आप और आपके दोस्त डिस्कशन कर रहे हैं, तो जैसा रिप्लाई आएगा आपको पता चल जाएगा कि आपका दोस्त है वो। कुछ बातें आपने पूछ ली, अच्छा ये कैसे है, उस दिन हमने पिज़्ज़ा खाया था और क्रेज़ी फ़ील किया था, तो अच्छा बताओ क्या है, ऐसे है वैसे है, ठीक है? तो आपको पता चल जाएगा उससे आंसर से कि हाँ, वो मेरा दोस्त ही है। लेकिन सपोज़ करो अगर आप एसबीआई बैंक या किसी बैंक के सिस्टम में जाते हो, वहाँ चैट चैट बॉट होता है, मतलब वो आपका मतलब एक ऑटोमेटेड रिप्लाइज़ होते हैं, तो आपने कुछ टाइप किया तो फिक्स रिप्लाई आपको आएगा। 10 लोग भी सेम क्वेश्चन पूछेंगे तो सेम रिप्लाई आएगा। तो आपको पता है यार ये तो मशीन वाला रिप्लाई है, ये इंसान वाला रिप्लाई नहीं है। तो चैट बॉट ऐसे-ऐसे डेवलप करना कि जहाँ पे आप जैसा रिप्लाई करें, बेस्ड ऑन दैट ह्यूमन इमोशन जिसके अंदर है वो कैसे रिप्लाई करेगा, तो इक्विवेलेंट टू दैट ऐसा हम चैटबॉट को डेवलप करें। तो एलिजा इफेक्ट बेसिकली ये कुछ ऐसा ही फेनोमेना है जिसमें जो कंप्यूटर से रिलेटेड आउटपुट है दैट इज क्लोज टू ह्यूमन इमोशंस। तो ये टर्म आपको याद रखना है, काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में। तो यहाँ पे एक एमआईटी के प्रोफेसर थे, जोसेफ विजन बॉम करके हैं, इन्होंने इस टर्म को मतलब सामने रखा था। मतलब इस प्रोग्रामिंग को 1960s के अंदर भी देखा जाता है, ये शब्द काफ़ी इस्तेमाल आपका किया गया था। इमेज से आप देख सकते हो, इससे थोड़ा सा आपको आइडिया लग जाएगा कि जैसे ये रोबोट है और इसके आंसू निकल रहे हैं, पता नहीं क्या क्या निकल रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो है, ठीक है, मिट्टी उट्टी भी पड़ी हुई है। तो यहाँ पे आप ये देखो कि जो भी जैसे एम्पैथी है, सेमिनेटिक एस्पेक्ट, मतलब भाषा से रिलेटेड चीज़ें हैं, उसको कॉम्प्रहेंड कर पाना। आप कुछ बोल रहे हो तो उसका एक इमोशन होता है ना, जैसे आप कोई शब्द आप बोलो तो उसके पीछे, मीनिंग के पीछे इमोशंस भी होते हैं। बेस्ड ऑन दैट आउटपुट आता है। तो मतलब या जो सामने वाला है वो रिएक्ट करता है। मशीन तो अगर देखा जाए तो शब्दों को वैसे ही देखेगा, उसको पास इमोशंस का स्पेस नहीं होगा। बट जब एलिजा इफेक्ट की बात करें कंप्यूटर साइंस में, जब हम क्लोज टू ह्यूमन इमोशन तक रीच करना चाहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, कावेरी बेसिन लॉस्ट नियरली 12,850 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ ग्रीन कवर। तो कावेरी बेसिन लगभग इतना जो है ग्रीन कवर का लॉस किया। तो देखो ये जो टर्म है या ये जो कंटेंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है इन द सेंस व्हेन यू आर राइटिंग अबाउट, सपोज करो ज्योग्राफी एनवायरनमेंट के कई सारे प्रश्न आते हैं कि जैसे कई सारे लेवल पे देखा जाए ना कि क्या इम्पैक्ट क्लाइमेट चेंज का बायोडाइवर्सिटी पे है, ह्यूमन सिस्टम को कैसा अफेक्ट कर सकता है। तो आप बता सकते हो, क्योंकि देखो कावेरी बेसिन, कृष्णा बेसिन, ये जो बड़ी बड़ी रिवर्स है ना, इनका बहुत बहुत प्रोमिनेंट और इम्पॉर्टेंट रोल है। अगर रिवर्स ही खत्म हो जाएंगे तो आप खुद सोचो, एग्रीकल्चर, इकोसिस्टम, हर चीज़ क्या बचेगा ही क्या? नदी के आसपास अगर नदी ही नहीं है तो कुछ बचेगा ही नहीं। हमारे ना खाने पीने के लिए ही चीज़ें नहीं होंगी, एग्रीकल्चर लेवल पे सब कुछ खत्म हो जाएगा। इकोसिस्टम देखा जाए तो वही डैमेज हो जाएगा, सर्वाइवल बहुत मुश्किल हो जाएगा, इंसानों का भी, दूसरे जीवों का। पहले दूसरे जीव खत्म होंगे, फिर हमारे लिए भी बहुत क्राइसिस की सिचुएशन होगी, लोग माइग्रेट करेंगे। ठीक है, कई कई सारे जो लोग हैं वो आपके माइग्रेट जो है करेंगे। कल एक मैं इंटरव्यू सुन रहा था किसी पर्सन का, बिहार पॉलिटिक्स से रिलेटेड है, और मैं सोचा आपसे शेयर कर दूं क्योंकि बाद में मेरे दिमाग से चला जाएगा। और मुझे उसको वो शब्द शब्द सुन के ना, मुझे अपने मतलब हमारे जो यूपीएससी का सिलेबस है वो याद आया। माइग्रेशन, अगर आप देखोगे ना, माइग्रेशन एक टॉपिक है और वो आपका जीएस पेपर 3 में शायद मेंशन्ड है ना, जीएस पेपर 3 में और जीएस पेपर 2 में। अगर मैं आपसे पूछूं कि जो माइग्रेशन है, इंटरनल माइग्रेशन, उससे हमारे फैमिली सिस्टम पर क्या असर पड़ता है? फैमिली सिस्टम पर क्या असर पड़ता है? जो माइग्रेशन होता है उससे हमारा फैमिली, जो कि बेसिक यूनिट ऑफ सोसाइटी है, उस पर क्या असर? आप कुछ पॉइंट्स जो है मुझे बताना। ना तो इंटरव्यू जो मैं सुन रहा था उसमें उन्होंने एक पॉइंट बोला था कि बिकॉज ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट इन बिहार, ठीक है, देखो बहुत बहुत लीडर्स होते हैं, उनके अपने अपने अच्छे ओपिनियंस होते हैं, तो सब जहाँ से नॉलेज मिले वो ले लेना चाहिए। बाकी आपका पॉलिटिकल इंक्लिनेशन होगा वो अलग बात है। बट यहाँ पे हमें समझना क्या है कि जैसे बिकॉज ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट बहुत है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आपकी कम है ना, पॉपुलेशन ज़्यादा है, जैसे यूपी बिहार ये सब रीजन में पॉपुलेशन भी ज़्यादा है, लोग माइग्रेट करके जाते हैं, सालों साल वहाँ रहते हैं। तो व्हाट हैपन्स टू द फैमिली? और दूसरी चीज़ क्या होता है कि जब लोग माइग्रेट करके बाहर जाते हैं तो वहाँ पे देर इज़ ऑल्सो पॉसिबिलिटी व्हाट वी कॉल इट एज, जो एग्रीकल्चर में वुमेन का रोल, मतलब बिकॉज ऑफ द माइग्रेशन, एक तो एग्रीकल्चर की सारी जिम्मेदारी जो वहाँ वुमेन है उनकी भी हो जाती है, और जो परिवार है ना वो भी बहुत टूटना स्टार्ट कर जाता है। क्योंकि जो कंसर्न पर्सन है वो पहले खुद जाएंगे, फिर उनका परिवार वाले को जो भी उनको रहेगा, क्योंकि रिसोर्सेज ज़्यादा नहीं है, तो ऐसा नहीं तो 8-10 लोग को लेके चले गए। शहर में रहना मुश्किल है, इतना कॉस्टली है, तो जो भी उनके मान लो फैमिली है जो क्लोज है, मैरिज जिनसे की है, बच्चा है, उसको लेके चले गए, बाकी जो एल्डर पीपल है वो वहीं रह गए। और है ना, तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, ये इस प्रकार की स्थिति, मतलब फैमिली जो है वो न्यूक्लियराइजेशन की तरफ जा रही है।
और अगर फैमिली एग्जिस्ट भी करती तो उसमें एग्रीकल्चर में वुमेन का रोल बढ़ता चला। और भी कई पॉइंट्स आप मुझे बता सकते हो आपके हिसाब से। तो देखो फैमिली एज अ सिस्टम भी माइग्रेशन की वजह से काफ़ी अफेक्ट होगी, ठीक है। तो ये थिंकिंग है, जैसे अगर आपको याद हो तो मैंने आपसे मोबाइल फ़ोन और सोशलाइजेशन पर चर्चा की थी, और वो इस साल के मेंस में प्रश्न था। ऑल्दो मैंने रैंडमली बात की थी उस पर, लेकिन वो प्रश्न था, जो मुझे फॉलो कर रहे होंगे उस चीज़ के बारे में उन्होंने ज़रूर से सुना होगा। चलो अब यहाँ पे देखते हैं। अच्छा, सेशन को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। 5 AM सीरीज को सीरियसली ले, मैं बार बार आपको कहना चाह रहा हूँ, बाद में आप लोग रिग्रेट करोगे। फ्रीली आपको कंटेंट अवेलेबल हो रहा है सुबह 5 बजे, तो उसको जरूर से आप करें 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 करें। मैं बार बार उसको आपको कह रहा हूँ, कोई चीज़ इंपॉर्टेंट है उसको करना चाहिए, जब समय मिले तब करें, बट करना चाहिए। बाद में फिर आप लोग शॉर्टकट करंट अफेयर्स और ये सब के लिए ढूंढोगे, वो आपको मिलेगा नहीं, ठीक है। चलो ज्योग्राफी का देख लेते हैं। ज्योग्राफी का ये है, कावेरी का से रिलेटेड है, कावेरी बेसिन का जो बेसिन में रिडक्शन। अब देखो यहाँ पे क्या क्या चीजें हैं वो देख लेते हैं। नेचुरल जो वेजिटेशन है उसकी बात करें तो नेचुरल जो वेजिटेशन है वो काफी लॉस हुआ है 50 साल में, काफी ज्यादा लॉस हुआ। अब देखो कोई भी नदी है, नदी के किनारे जो पेड़ पौधे हैं उनका बहुत रोल है। जहाँ वेजिटेशन वहाँ रेनफॉल होती है, वाटर को होल्ड करना, सारी चीजें, पूरा इकोसिस्टम आपका जो है वो होता है। कर्नाटका जो रिवर बेसिन, कावेरी रिवर बेसिन में ही आता है, तो उसमें भी काफ़ी पानी मतलब वहाँ भी जो आपका आप कह सकते हैं जो वेजिटेशन का भी लॉस हुआ है, वेजिटेशन की लॉस कर वहाँ भी देखने की बात है। फिर उसके बाद जो पूरा नेचुरल वेजिटेशन है नदी के किनारे वो काफ़ी अधिक आपका रिड्यूस हुआ है। अभी परसेंटेज तो याद नहीं रहेंगे, बट आपको ये आर्गूमेंट थोड़ा सा कैरी करना है। फिर देखो, आप खुद देखो कि जैसे इस बार आप देखोगे ना, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पे उन्होंने प्रश्न पूछा था ना, क्लाइमेट चेंज पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ऐसे कुछ लिंक करके प्रश्न था जी ज्योग्राफी के अंदर, पेपर 1 के अंदर। तो आप ये देखो कि ये जितने भी आपके क्लाइमेट चेंज आपके हो रहे हैं, इससे आपका वेजिटेशन भी हो रहा है, अफेक्ट हो रहा है। एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स या ह्यूमन रिलेटेड फैक्टर्स की वजह से खूब डिफॉरेस्टेशन भी हो रहा है, और इंसान का जो प्रेशर वो इंक्रीज हो रहा है। हम तेजी से एक्सपैंड करते जा रहे हैं शहरों को, गाँव से लोग माइग्रेट होकर शहरों में आ रहे हैं। गांव है वो तो है ही, बस शहर बहुत तेजी से एक्सपैंड करते जा रहे हैं। तो आप ये खुद देखो, ब्रह्मगिरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बांदीपुर नेशनल पार्क, नागरहोल नेशनल पार्क, कावेरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये सब क्या है, दीज लाइक ये एडवर्स चेंजेस जो है इन द एक्सटेंट ऑफ फॉरेस्ट कवर। यहाँ पे मतलब काफ़ी ज़्यादा जो बदलाव है वो देखने को मिल ही रहा है। जो फॉरेस्ट कवर है उसमें भी जो चेंजेस हैं वो आपको देखने को जो है मिल रहा है। इन सारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पे इनका नाम भी आपका दिया, बैनरघट्टा नेशनल पार्क की बात करें, इन रिस्पेक्ट ऑफ बैनरघट्टा नेशनल पार्क, मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट एरिया है, जहाँ पे लगभग अबाउट 50% 1973 में, और मतलब यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो वहाँ पे भी काफ़ी अधिक जो ह्यूमन रिलेटेड फैक्टर हैं उसकी वजह से काफ़ी अधिक लॉस हुआ है। तो ये परसेंटेज देखो याद नहीं रहेंगे, बट आप ये आर्गूमेंट कैरी कर सकते हो कि कैसे नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, ये ह्यूमन फैक्टर की वजह से, क्लाइमेट चेंज फैक्टर की वजह से जो फॉरेस्ट का रिडक्शन हो रहा है, और ये वेजिटेशन अगर रिडक्शन होगा तो आसपास के जो भी वाटर बॉडीज हैं दे विल ऑल्सो बी अफेक्टेड, बिकॉज इनका अपना एक रोल होता है। नेक्स्ट देखते हैं विश्वकर्मा स्कीम, गवर्नमेंट की स्कीम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, और इसमें थोड़ा सा ध्यान भी रखना है। गवर्नमेंट जो भी स्कीम्स होती हैं उस पर प्रश्न आता भी है और मेंस के अंदर भी है, तो आप यहाँ पे नोट कर लो विश्वकर्मा स्कीम, गवर्नमेंट इन स्कीम न्यूज़ के अंदर आप नोट कर लो यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे एक खास तौर से ये जो स्कीम है, ये स्कीम किससे रिलेटेड है? दिस स्कीम इज रिलेटेड विद द ट्रेडिशनल क्राफ्टमैनशिप। ट्रेडिशनल क्राफ्टमैन होते हैं ना, जैसे बहुत सारे अभी एग्जांपल्स आगे आएंगे भी, और टोटल 18-19 एरिया है। तो यहाँ पे ये स्कीम सितंबर 17 2023 को लॉन्च की गई थी, ये फैक्ट याद रखना है। दूसरा, इसमें खास तौर से जो हमारे आर्टिशंस होते हैं ना, आर्टिस्ट, अलग अलग आर्टिस्ट होते हैं, जैसे मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको जिससे आपको आइडिया लग जाए। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो काफ़ी सारे, जैसे कारपेंटर है, बोट मेकर है, आर्मर है, ब्लैक स्मिथ है, लॉक स्मिथ है, गोल्ड स्मिथ है, पॉटर, स्कल्पचर, कॉबलर, ये टोटल 18 ट्रेड्स, 18 ट्रेडिशनल ट्रेड्स हैं जिनको इंक्लूड किया गया है। तो यहाँ पे इनका एम्पावरमेंट और देखो, इनके प्रोडक्ट की डिमांड तो है, तो कैसे इनकी प्रोडक्ट को इकोनॉमिकली सस्टेन किया जाए। देखो डिमांड होते, लोग घरों में चीज़ें यूज़ करते हैं, सभी का अपना रोल है। टेलर का, फिशिंग, वॉशरमैन, गार्लैंड, बार्बर, डॉल और टॉय मेकर होते हैं, बास्केट मैकर, ये सब अपनी अपनी हर एरिया के अपने स्किल है। तो टोटल 18 ट्रेडिशनल ट्रेड्स जो हैं इस स्कीम में इंक्लूड गए, और जो भी इन चीज़ों पे इन्वॉल्व है उनको एक प्रकार से एक जो वैल्यू चेन है उसका हिस्सा बनाना, जैसे मार्केट तक रीच करना और लोग खरीदें। मॉल वॉल में उन्हीं के प्रोडक्ट को रख के 5 रुपए की चीज़ भी 500 रुपए में बेचते हैं, लोग आराम से खरीदते हैं। तो ऐसा जरूरी कि हमारे ये जो लोग हैं इनके पास इतना स्किल है, तो कैसे इनको एम्पावर किया जाए, इनकी जो कैपेबिलिटी है उसका इस्तेमाल करके, इनका जो स्किल है उसका इस्तेमाल करके ये खुद इकोनॉमिक सस्टेनेंस कैसे ये अचीव जो है कर सकें। तो ये आपका फोकस
जो किया गया। दूसरा इसमें कहा गया कि देखो ये गुरु शिष्य परंपरा होता है। जैसे अब जो भी इन ट्रेडिशनल ट्रेड से रिलेटेड है वो अपने नेक्स्ट जनरेशन को वो सेम सा नॉलेज ट्रांसफर करते हैं। तो इस गुरु शिष्य परंपरा को भी सस्टेन करना जो है बहुत मैटर है। फिर क्योंकि ज़्यादातर लोग अनऑर्गेनाइज सेक्टर से रिलेटेड है तो वो भी थोड़ा हमें देखना है कि कैसे उनको मेन जो मार्केट है उसमें लेकर जाए। ये है गुरु शिष्य परंपरा कैसे मेंटेन आपकी की जाए। ये जो फैमिली बेस्ड है प्रैक्टिसेस को कैसे रखा जाए, क्योंकि देखो सिंपल सी बात है, अगर फादर है अगर वो इस ट्रेडिशनल ट्रेड में और उनकी खुद की कोई अर्निंग नहीं है और बहुत मुश्किल हो जाता सस्टेन कर पाना, तो कभी वो अपने बच्चे को नहीं सिखाएगा कि यार तुम भी ये काम करो। लेकिन अगर इसका उल्टा अगर देखा जाए कि उनको पता है कि यार अगर मैं ये काम करता हूँ तो मैं काफ़ी अच्छा इकोनॉमिकली चीज़ें जो है सस्टेन हो पाएंगी और इससे थोड़ी जो मतलब कमाई भी ठीक ठाक हो रही है, तो वो फिर नेक्स्ट जनरेशन को ट्रांसफ़र करेगा। इस स्कीम में भी कुछ इसी तरीके का कि कैसे प्रॉपर डोमेस्टिक और ग्लोबल वैल्यू चेन से हम लिंक करें, उस पर आपका फोकस किया गया है। इस स्कीम से बहुत सारे लोग जो है वो बेनिफिट भी होंगे, प्रोवाइडेड अगर हम सही से इम्प्लीमेंट करें। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। ये इसमें कोई मेंस का प्रश्न नहीं बनेगा, इसमें थोड़ा सा जो है हम लोग देख लेते हैं। ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक में जो टॉपिक मैंने आपके लिए पिक किया है वो है फ्रैक्टल ज्योमेट्री। इसका क्या रिसेंटली न्यूज़ में देखो, ये सब जो क्वांटम कंप्यूटर्स और ये सब जो एरियाज है ना, इन एरियाज से आप कह सकते हो कि ये जो एरियाज हैं इन एरियाज से आपके क्योंकि पिछले साल भी इस एरिया में नोबेल प्राइज़ था, इस साल भी नोबेल प्राइज़ है, तो प्रश्न अच्छे खासे बनेंगे इनमें। और ऐसे एरियाज में जब आप भूलने लग जाते हो, जैसे पिछले साल के नोबेल प्राइज़ इस साल पूछे जाएंगे, और ज़रूरी नहीं किसको मिला पूछेंगे, ये पूछ सकते हैं जैसे जो साइंस उसमें बिहाइंड है, जिन एरिया में उनको नोबेल प्राइज़ मिला है, वहाँ से प्रश्न आपके लिए निकाल लेंगे। ये इनका तरीका है जो ये फॉलो करते हैं। यहाँ पे जैसे अभी इस साल भी देखोगे नोबेल प्राइज़ क्वांटम के डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो एरियाज हैं वहाँ से प्रश्न आपको मतलब एरिया में जो नोबेल प्राइज़ है वो मिला है। तो यहाँ पे हम देखते हैं फ्रैक्टल फ्रैक्टल ज्योमेट्री का एक कंसेप्ट है, वो थोड़ा सा देखते हैं इसमें क्या मेंशन है। इसमें देखो मेंस में कोई प्रश्न नहीं, बट फिर भी आप साइंस वाला जो एरिया है उस साइंस वाले एरिया पे आप इस चीज़ को थोड़ा सा नोट कर लेना, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा जो मैं बोल रहा हूँ ना उन शब्दों को बहुत ध्यान से सुनना, जो शब्द जो मैं अभी बोलूँगा उसको ध्यान सुनना, क्योंकि फिर कॉम्प्लेक्सिटीज अराइज हो जाएंगी अगर आप ध्यान से नहीं सुनोगे। तो देखो पहली चीज़ आप समझो कि जैसे हम लोग किसी शेप की बात करते हैं, जैसे हम बोलते हैं कि ये शेप ट्रायंगल है, ये स्क्वायर है, ये सर्किल है, तो वो कैसे होगा। जैसे अगर जैसे मान लो किसी भी चीज़, जैसे अब ये चश्मा है तो ये चश्मा का जो है वो स्क्वायर टाइप है, ठीक है, ये स्क्वायर टाइप है, ये एकदम लीनियर है, इसकी डंडी जो है वो लीनियर टाइप है। लैपटॉप है तो वो पूरा आपका रेक्टेंगल शेप है इसका। तो चीज़ें फिक्स्ड होंगी, तो बेस्ड ऑन फिक्स्ड जो इनका लोकेशन और डायमेंशन है उस बेसिस में हमें पता चल जाएगा कि इसका शेप इस प्रकार से। जैसे मान लो अगर आप 2D डायमेंशन देखोगे जैसे है ना, या 3D में जैसे मान लो मार्कर है तो XYZ में देखोगे तो एक डायमेंशन ऐसा, एक डायमेंशन ऐसा, एक डायमेंशन ऐसा। 3D डायमेंशन में देखोगे तो आपको लगेगा अच्छा ये पेन इस तरीके से। अब इसको इसका डायमेंशन आप कैसे डिफाइन कर पा रहे हो, क्योंकि ये देखो ये एक फिक्स है, फिक्स है, इस वजह से आप इसको इसके डायमेंशन को कर सकते हो। लेकिन सपोज करो कि क्या इज इट पॉसिबल, जैसे बहती रिवर है, ठीक है, रिवर ऐसे मूव कर रही है, तो आप रिवर को तो नहीं बोलोगे ना ये स्क्वायर है, ये जो है ट्रायंगल है, जो ये रेक्टेंगल है, ऐसा तो नहीं होगा। वो मूव करती रहेगी चीज़ें, मतलब है ना, एक जो चीज़ें केओस में है जिनका एक फिक्स नहीं है, तो जो चीज़ें केओस में है मतलब फिक्स नहीं, जैसे बहती रिवर है, बहती रिवर का ऐसा कोई फिक्स नहीं कि वो स्क्वायर रेक्टेंगल ट्रायंगल ऐसा कुछ उसका शेप है। तो जो चीज़ें केओस में, कुछ एग्जांपल्स आगे डिस्कस करेंगे, उनके डायमेंशनैलिटी को कैसे हम डिफाइन करें। जैसे क्वांटम टेक्नोलॉजी का आप एग्जांपल लो, क्वांटम मैकेनिक्स क्या है। जैसे क्वांटम मैकेनिक्स बेसिकली फिजिक्स का वो एरिया है जिसमें हम सब एटॉमिक जो पार्टिकल्स है, एटम्स में जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं उनकी प्रॉपर्टी को स्टडी करते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, उनके बिहेवियर, उनके नेचर, उस सबको हम स्टडी करते हैं। तो क्वांटम मैकेनिक्स इसी पर बेस्ड है। जब इस मैकेनिक्स का हम इस्तेमाल कंप्यूटर के लिए यूज़ करते हैं तो क्वांटम कंप्यूटर बनता है। तो इलेक्ट्रॉन का नेचर है, ये सब चीज़ें कहाँ हैं, ये सब चीज़ें हम कैसे, मतलब ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स और इस चीज़ को हम क्वांटम मैकेनिक्स और इन सब में पढ़ते हैं। अब मान लो इलेक्ट्रॉन के नेचर को ही देखो तो फिक्स तो नहीं है, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट इधर से उधर बेस्टिंग डिपेंडिंग अपॉन उसके आसपास का एनवायरनमेंट कैसा है, तो इलेक्ट्रॉन का नेचर भी चेंज होगा। तो आप इलेक्ट्रॉन के डायमेंशन को कैसे जानोगे। तो ये सब के लिए जो ऐसे क्योस में सिचुएशंस होती हैं, इनके लिए फ्रैक्टल ज्योमेट्री का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। ये थोड़ा सा शब्द आप याद रखना, वी कॉल इट एज फ्रैक्टल ज्योमेट्री, जो नेवर एंडिंग पैटर्न है, नेवर एंडिंग पैटर्न। तो अगर आप देखोगे ना पैटर्न जो फिक्स नहीं है,
जैसे स्क्वायर फिक्स्ड पैटर्न है, ये ब्लैक बोर्ड फिक्स्ड पैटर्न है, मतलब स्मार्ट बोर्ड फिक्स्ड पैटर्न है, मेरे चश्मे का साइज ये है, ये फिक्स्ड पैटर्न है। बट कुछ ऐसी चीजें जो फिक्स्ड पैटर्न आपका नहीं है, वो चेंज होती रहेंगी, चेंज होती रहेंगी, चेंज होती रहेंगी। तो उस डायमेंशनैलिटी को के लिए हमारे पास फ्रैक्टल डायमेंशंस होते हैं और फ्रैक्टल ज्योमेट्री जो है वो आपकी होती है, ठीक है। तो जैसे मान लो ट्रीज, रिवर्स, माउंटेन्स, क्लाउड्स, सी शेल्स, हरिकेन्स, ये सब क्या है, दीज आर द नेवर एंडिंग पैटर्न्स। इनके लिए जैसे कि पीछे डायग्राम अगर आपको दिखे तो ये थोड़ा सा क्या है कि सिमिलर पैटर्न्स को बहुत बहुत बार 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 बैक टू बैक रिपीट होकर और फिर एक पैटर्न क्रिएट होता है, ठीक है। ये एग्जांपल है फ्रैक्टल। जैसे ये जैसे छोटे छोटे ट्रायंगल, उसके नीचे और छोटे ट्रायंगल, उसके अंदर और छोटे ट्रायंगल, तो सेम पैटर्न को बार बार रिपीट करके और फिर एक फ्रैक्टल ज्योमेट्री क्रिएट होती है। तो ये एक मतलब एक पैटर्न होता है, उस ऑल्दो पैटर्न नेवर एंडिंग है, बट उस सेम पैटर्न जैसे ट्रायंगल छोटे से बड़ा 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 बड़ा, छोटे छोटे छोटा 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 छोटा, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये फ्रैक्टल ज्योमेट्री कहते हैं, हम इसे यूज द टर्म कॉल्ड एज फ्रैक्टल ज्योमेट्री, ठीक है। तो यहाँ पे ये फीडबैक लूप पर बेस्ड होता है, रिपीटिंग अ सिंपल प्रोसेस ओवर एंड ओवर, एक ही प्रोसेस, जैसे छोटा ट्रायंगल बड़ा, छोटे ट्रायंगल मिला के बड़ा ट्रायंगल बना रहा है, बड़ा ट्रायंगल मिला के और बड़ा बना रहा है, और बड़ा मिल के और बड़ा बना रहा है, ठीक है। ये पैटर्न नेवर एंडिंग पैटर्न जो है वो आपका एग्जिस्ट करता है, इसे हम फ्रैक्टल एस्पेक्ट जो है वो कहते हैं। तो ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स पैटर्न है, और फ्रैक्टल ज्योमेट्री बेसिकली जो क्वांटम डायमेंशन सिस्टम को स्टडी करने के लिए, जैसे 1.55 और 1.858 एक कोई डायमेंशन उसमें उसको देखा जाता है। अब इसमें ह्यूमन फिंगरप्रिंट, ट्रीज, ह्यूमन वेन्स, रिवर नेटवर्क, ये सब चीज़ें फ्रैक्टल पैटर्न के अंदर ही या फ्रैक्टल ज्योमेट्री के अंदर देखा जाता है। क्योंकि अब इनको रिवर नेटवर्क ऑफ स्क्वायर और ये सब में थोड़ी ना डिवाइड कर सकते हो, इट्स नॉट पॉसिबल। तो ये एक आपका बन जाता है। तो यहाँ पे कहा गया कि इस पैटर्न की वजह से बहुत सारे मतलब एक नया हमें डायमेंशंस में मिलता है, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डायमेंशन से उसके बियॉन्ड भी हम चीज़ें जान पाते हैं। अब इसमें इन्होंने एक एग्जांपल दिया, जैसे क्वांटम कंटेक्स्ट में दिया कि एक होता है लटिंगर लिक्विड और एक होता है हॉल इफेक्ट, इसको समझना। तो जैसे ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे ये जैसे मान लो लटिंगर लिक्विड या हॉल इफेक्ट है, अब इसके डायमेंशन को हमें समझना है। तो इसमें लटिंगर लिक्विड क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन है उसका फ्लूइड बिहेवियर, लिक्विड बिहेवियर क्या होता है, लिक्विड जहां प्रेजेंट होगा उसका शेप वैसा होगा, लिक्विड का यही नेचर है ना। जैसे ये सॉलिड है तो सॉलिड इसी तरीके से होगा, ठीक है। चश्मा सॉलिड है तो ये ऐसा ही रहेगा, कहीं भी फेंक दूंगा मैं तो शेप ऐसा ही रहेगा, ठीक है। इसको भी मैं कहीं भी फेंक दूंगा तो शेप ऐसा ही रहेगा। लेकिन अगर मैंने पानी को कहीं भी फेंक दिया तो उसका शेप जहां पे वो जाएगा उसी तरीके का शेप हो जाएगा, ठीक है। तो इसे लिक्विड बिहेवियर कहते हैं। इलेक्ट्रॉन के केस में भी डिपेंडिंग अपॉन आउटर एनवायरनमेंट कैसा है, बेस्ड ऑन दैट कि मान लो कुछ है ना, पार्टिकल्स का नेचर पे डिपेंड करता है, एनर्जी लेवल पे डिपेंड करता है। तो ये जो बिहेवियर, इसी को हम बोलते हैं, ये इसी इलेक्ट्रॉन के बिहेवियर को हम लटिंगर लिक्विड बोलते हैं, ठीक है। इन सब को स्टडी करने के लिए क्वांटम से रिलेटेड ये क्वांटम, क्योंकि क्वांटम जो मैकेनिक्स है उसमें आप इलेक्ट्रॉन के, या आप कह सकते हो एटम के बेसिक, जो एटम है, एटम के जो एटम आपका है उस एटम के व्हाट वी कॉल इट एज एटम के जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं उसको हम स्टडी करते हैं, इलेक्ट्रॉन में से एक है। तो रेक्टेंगल लिक्विड हो गया। ऐसी हॉल इफेक्ट होता है, तो जो कंडक्टर है इट डेवलप्स अ साइड टू साइड वोल्टेज इन द प्रेजेंस ऑफ टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रिक फील्ड और परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड। तो इसमें ये भी कहा गया कि जो कंडक्टर का मतलब ये बस वाला नहीं, मतलब कंडक्टर का मतलब हुआ कि जो चीजें इलेक्ट्रॉन को मूव करा सके। जैसे मान लो ये मार्कर है, ये इंसुलेटर है, इसमें अगर मैं कोई इलेक्ट्रिक करंट के साथ इसको चिपका दूं तो ये मैं अगर इधर टच भी करूंगा ना तो कोई असर नहीं पड़ेगा। बट यहीं किसी कंडक्टर को अगर मैंने ऐसे लगाया और उसमें इलेक्ट्रिक टच किया तो ये मुझे करंट लग जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रांसमिट होगा, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी। कंडक्टर बेसिकली जो फैसिलिटेट करते हैं आपके इलेक्ट्रॉन के फ्लो को या इलेक्ट्रिक फ्लो को फैसिलिटेट करते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड किस पोजिशन पे है उस पर भी आपका क्या है, दिस कंडक्टर ये भी कई प्रकार की वोल्टेज या ये सब डेवलप करता है। तो इसे हॉल इफेक्ट शब्द भी हम इसके लिए इस्तेमाल करते हैं। तो चाहे हॉल इफेक्ट हो, चाहे ये आपका लुटिंगर लिक्विड हो, ये क्या है, दिस आर बेसिकली रिलेटेड व्हेन हम क्वांटम मैकेनिक्स को स्टडी करते हैं। और इनकी डायमेंशनैलिटी को समझने के लिए फ्रैक्टल डायमेंशन या फ्रैक्टल ज्योमेट्री इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। तो इसमें देखो कोई मेंस का प्रश्न नहीं बनेगा, बहुत टेक्निकल चीज है, लेकिन फिर भी आपको आइडिया होना चाहिए, दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। आज के समय में यूपीएससी साइंस के टेक और इन एरियाज में बहुत कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स पढ़ते हैं। देखो ज़्यादातर ऑफलाइन टीचिंग क्लासेस में क्या होता है, उनको ये बोला जाता है तुम करंट अफेयर मत पढ़ो, करंट अफेयर मत पढ़ो, लास्ट में पढ़ लेना।
और उसमें वही अपना पुराना गाना चलाते हैं कि है ना, मिडाइवल पे ये चल रहा है, और वही जो, क्योंकि टीचर अपने आप को अपडेट करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसमें कई लोग को बुरा लग सकता है, मतलब जैसे कई लोग कमेंट भी कर देते हैं, नहीं सर ये क्या बात होती है, आप सबकी बुराई कर रहे हो। मैं तो कभी किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं स्टूडेंट्स के लिए, आपके लिए कह रहा हूँ कि ये जरूरी है, आप स्टैटिक भी पढ़ो, बट इसको 2 साल बाद ये मत सोचो कि यार मैं, क्योंकि देखो पैटर्न पुराने टाइप रहा नहीं है। आप समझो कि एप्लीकेशन पे चीज़ें बहुत होती है, तो जब आप अपना थॉट प्रोसेस डेवलप करोगे, अगर उसको आप 2 साल बाद डेवलप करोगे तो 2 साल बाद चीज़ें फिर शुरुआत होगी। इट्स बेटर आप स्टार्टिंग में कुछ चीज़ें आपको सीखना चाहिए, ध्यान देना चाहिए, तो आपके लिए बेनिफिट है। इसमें कोई किसी के प्रति बहुत आप जो है लॉयलिटी नहीं, अब आपने कहीं पे बहुत हाई फीस पे कर दी, हाई फीस पे करने के बाद आपको लगेगा कि वहाँ जो पढ़ाया गया है वो सब कुछ काम का है। ऐसा नहीं है, आपको ये समझना है कि जहाँ पढ़ाया ज्ञान मिल रहा है वो भी ठीक है, आपको देखना है, पढ़ लिया उस सारी चीज़ें, बट आपको भी अपने लेवल पे कुछ एफर्ट करने पड़ेंगे। अब हम लोग यहाँ तो ये फ्री में कंटेंट जा रहा है, इसमें तो कोई चार्ज थोड़ी ना है, आपको फ्री में सुबह उठना है, सेशन देखना है। बट आप ये देखो कि जब आप इन कंटेंट्स को, हाई क्वालिटी कंटेंट्स को एक्सेस करते हो, तो उसमें आपको समझ में आता है कि अच्छा हाँ, जो चीज़ हम ये पढ़ रहे हैं ना, इससे हमें आउटपुट कितना अधिक मिलता है। प्रीलिम्स के भी क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं, मेंस में भी क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं, तो इससे ये प्रूफ होता है कि जो भी न्यूज़पेपर में चीज़ें हैं, बट न्यूज़पेपर में पढ़ाने का तरीका डिफर करता है। अब जैसे मैंने अलीजा इफेक्ट टॉपिक पिक किया, या कुछ ऐसे टॉपिक्स पे यहाँ पे जैसे फ्रैक्टल ज्योमेट्री पिक किया, है ना, या अभी हम एडिटोरियल डिस्कस करेंगे, इकोनॉमी वाला एक आया है तो वो डिस्कस किया। तो ऐसे ऐसे हमें टॉपिक पिक करना हो कि एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट है। अब मान लो छत्तीसगढ़ के सीएम बने, आप देखोगे ज़्यादातर न्यूज़पेपर का जो एनालिसिस होगा उसमें पहला यही पढ़ाया जाएगा, छत्तीसगढ़ के सीएम कौन बने। फिर उसमें वो बताएंगे कि मेरे हिसाब से मध्य प्रदेश और राजस्थान का सीएम कौन होगा। अब ये चीज़ आपको क्या करना है, मतलब आप देख लेना न्यूज़ में, मतलब मेरा इसमें क्या रोल है। ये चीज़ अगर मैं बताऊं कि छत्तीसगढ़ का सीएम कौन बना, इसमें मेरा रोल क्या है, इसमें ये कोई पढ़ाने की चीज़ तो नहीं है ना, कि मतलब मैं बताऊंगा नहीं छत्तीसगढ़ का सीएम कौन बना तो आपको छत्तीसगढ़ का सीएम नहीं पता चलेगा, क्योंकि वेस्टेज ऑफ टाइम है। मतलब इस चीज़ को समझो आप, अगर आप इस थोड़ा रैशनली सोचोगे ना, तो ये चीज़ आपकी थोड़ा सा चेंजिंग पैटर्न में आपको ये चीज़ें दिमाग में जानी चाहिए कि जो पॉपुलिस्ट टॉपिक है, ये एंटरटेनमेंट बेस्ड जो कंटेंट है, उससे आपको दूर भागना है। अब जैसे एक एमपी है, उन एमपी को पार्लियामेंट में हटाया, अब हमने भी डिस्कशन उस पर किया, तो मैंने थोड़ा बहुत केस आपको बताया, बट मेरा जो डिस्कशन था वो था एथिक्स कमेटी वर्सेस प्रिविलेज कमेटी पे। और फिर एक डिस्कशन था कि क्या एक्सपल्शन जो है, क्या वो संवैधानिक है, उस पर संवैधानिक लेवल पे क्या प्रोविजन है, वो हमने डिस्कस किया। वो हमारे लिए देखो बिल्कुल प्रश्न पॉलिटी का बनता है। तो ये चीज़ थोड़ा सा आप अगर सीख ले समय देते हुए तो बहुत अच्छा रहेगा। और आपके ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर, आईआर, ये सब नॉन ट्रेडिशनल एरियाज हैं, इनका कंटेंट इन्हीं के से ही होगा। 1-1.5 साल का कंटेंट आपको करना पड़ेगा। बाकी आप जहाँ भी पॉलिटी और हिस्ट्री, इकोनॉमी, जो भी सब्जेक्ट्स आप पढ़ते हैं उनको पहले स्टैटिक कंप्लीट कर लो। टीचर देखो, अगर किसी ने एग्जाम दिया तो ऑफकोर्स सब अच्छे ही होते हैं, मतलब क्योंकि उन्होंने एग्जाम दिया है तो सब अपना बेस्ट ही देते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती। तो जो पढ़ा रहे हैं उनको पढ़ो अच्छे तरीके से, और बढ़िया तरीके से जो है पढ़ने के बाद उनको कोशिश करो कि जो है फिर अपना नॉलेज को एक्सपैंड करने का प्रयास करो। और वो मात्र यही है कि हम एक जो ऐसे सेशंस को फॉलो करें, या फिर न्यूज़पेपर में इस प्रकार एनालिसिस करना जो है वो स्टार्ट करें, वो बहुत मैटर करता है। आई होप ये चीज़ आपको थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट देखते हैं, पिना नोबिलिस के ऊपर है, ये है। अब ये अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे ना, इसे हम पिना नोबिलिस बोलते हैं। अगर आप देखो ना तो ये समुद्र के नीचे ये स्ट्रक्चर टाइप ऐसे होते हैं, इकोसिस्टम में बहुत इंपॉर्टेंट है, पिना नोबिलिस बोलते हैं। अगर आप ये देखोगे ना, इसे हम बोलते हैं पिना नोबिलिस, वी यूज दिस टर्म कॉल्ड एज पिना नोबिलिस, ठीक है। हो सकता है अगर आप शंकर इसमें देखोगे तो ये शब्द आपको नहीं मिलेगा। अब एनवायरनमेंट का टॉपिक है ना, अब जो भी टीचर होंगे जो मतलब यूपीएससी का पेपर सेट करेंगे, उनको पता चल जाएगा कि जो भी एनवायरनमेंट से रिलेटेड हो उनके लिए ये कॉमन सी बात होगी, तो वो तुरंत इस पे प्रश्न बना के आपको भेज देंगे। मतलब यूपी आपको तो क्या भेजेंगे, मतलब यूपीएससी में दे देंगे। अब वो पूछते कब है वो अलग बात है। तो पिना नोबिलिस है, इसे पिना नोबिलिस बोलते हैं। अब देखो ये न्यूज़पेपर में है क्या है, अब इस पे हम थोड़ा सा अपना रिसर्च करके टॉपिक देख लेते हैं। पिना नोबिलिस जो है ये एक नोबल पेन शेल या फैन मसल्स है, मसल्स बोलते हैं। मोलस्क होता है, ये कैटेगराइज होता है। जब एनिमल किंगडम आप पढ़ते हो तो मोलस्क एक कैटेगरी होता है जिसमें बहुत अंदर हड्डियां नहीं होती, जैसे ऑक्टोपस, ठीक है। तो ये इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है। इसके नंबर पूरे खत्म हो गए थे, कुछ अब थोड़ा सा आपका जो है बढ़ा है, इनके नंबर है। तो ये 120 सेंटीमीटर तक होता है, और ये इसमें एक प्रोटीन होती है जिसमें हम पीनाग्लोबिन बोलते हैं, एक रेयर मैग्नीज कंटेनिंग पॉरफायरिन प्रोटीन ये प्रोड्यूस करता है, जिसका नाम पीनाग्लोबिन बोलते हैं। इसी वजह से इसका नाम ये रखा गया है। इसके नाम के पीछे क्या है कि ये प्रोटीन बनाता है, रेयर एक प्रोटीन बनाता है, मैग्नीज कंटेनिंग पॉरफायरिन प्रोटीन जो है ये आपका डेवलप करता है। अब यहाँ पे क्या है कि
ये कहा गया कि इनके नंबर क्रोएशिया के रीजन में पाए जाते हैं, इनके नंबर थोड़ा सा इंक्रीज आपके हुए हैं कुछ समय पहले 2016 में। मेडिटेरेनियन का जो रीजन है, मेडिटेरेनियन रीजन के अराउंड जो है वहाँ पे मतलब कुछ एक बीमारी फैली थी जिससे फिर इनका मतलब समुद्र के अंदर, तो वो नंबर इनके बहुत रिड्यूस हुआ। फिर इनका जो भी मतलब जो आपका हैबिटेशन है वो भी हमारे वजह से काफ़ी अफेक्ट भी होता है, क्लाइमेट चेंज भी एक बड़ा फैक्टर बन जाता है। ठीक है, तो ये टर्म्स आपको ध्यान में रखना है। मुझे कमेंट सेक्शन में आप ये बताओ, क्रोएशिया जो देश है उसके कौन कौन से देश सराउंड करता है। ठीक है, ऑक्सफोर्ड एटलस हमेशा साथ साथ रखा करो। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। एक ये बहुत अच्छा टॉपिक है, दैट इज कैलिब्रेटिंग अ स्ट्रैटेजी फॉर इंडियाज फ्यूचर ग्रोथ। अब इसमें मैंने आपको कुछ टॉपिक्स कुछ पॉइंट्स जो है वो पिक किए हैं और इसी पर आपका मेंस का प्रश्न भी है। सेशन आप लाइव देख रहे हैं, लाइक बटन जरूर से प्रेस करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें आप सेशन कब देखते हैं। 5 AM सीरीज ऑलरेडी अपलोडेड है, प्लीज़ उसको सीरियसली लें। बार बार मैं आपको हाईलाइट कर ही रहा हूँ इस बारे में। ठीक है, थोड़ा आपको अब उसमें एंटरटेनमेंट तो नहीं है, कंटेंट होता है, तो थोड़ा सा आप देखें। आज सुबह मैंने 4 बजे उठ के उसको रिकॉर्ड भी किया, फिर आपको 5 बजे 5 सवा 5 बजे आपको सेशन मिल गया। ठीक है, तो बहुत एफर्ट भी लगता है उसमें। और 8 टेस्ट जो है ऑलरेडी हो चुके हैं, कल संडे को 8 टेस्ट हो गए। और अभी मैंने जो एडवांस करंट अफेयर का टेस्ट सीरीज़ है, टोटल 50 टेस्ट है, उसमें 8 टेस्ट हमारे हो चुके हैं। 9वां टेस्ट शेड्यूल्ड हो गया है, अगले संडे को होगा। जनवरी ऑनवर्ड्स वीक में 2-2 3-3 टेस्ट होने लग जाएंगे। ठीक है, तो फिर आपके पास मौका नहीं मिलेगा कि आप रिवाइज करें। रिवीजन PDF भी मैंने डाल दिया है तो सौरभ पांडे CSE ऐप के अंदर। अभी प्राइस भी मैंने काफ़ी रिड्यूस कर दिया है उसका, कुछ समय के लिए 3-4 दिन का आपके पास एक टाइम है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो वो ध्यान रखें। चलो, कैलिब्रेटिंग स्ट्रेटजी फॉर इंडियाज फ्यूचर ग्रोथ। यहाँ पे देखो डिस्कशन का जो हमारा एक पॉइंट आता है वो क्या है कि जो फ्यूचर ग्रोथ के कंटेक्स्ट में अगर देखा जाए, ठीक है, कैलिब्रेटिंग द फ्यूचर ग्रोथ मतलब फ्यूचर ग्रोथ किस चीज़ का, इकोनॉमी का फ्यूचर ग्रोथ। हमारा जो इकोनॉमिक सिस्टम है या इकोनॉमिक हमारा ग्रोथ है, GDP ग्रोथ ये सब है, तो उसमें कई चीज़ें इन्होंने हाईलाइट की। एक तो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, ठीक है, और एक इंटरनल फैक्टर। देखो एक्सटर्नल का तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन इंटरनल फैक्टर्स जो डोमेस्टिक लेवल पे है उस पर हमें ध्यान देना चाहिए। तो इसको थोड़ा सा मैंने कुछ पॉइंट्स इसमें स्पेसिफिकली पिक किया है, इसमें डेटा वाटा भी बहुत ज़्यादा है, बट इतना देखो कंटेंट याद नहीं रहता है। बट ओवरऑल कंटेक्स्ट आप इकोनॉमी का समझोगे ना, वो डिस्कशन हम लोग करेंगे अभी। यहाँ पे देखो एक शब्द मेंशन है, दैट इज गोइंग टुवर्ड्स डी ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, मतलब देखो ग्लोबलाइजेशन में क्या हो रहा है। ग्लोबलाइजेशन में हम मतलब 90s में काफ़ी ज़्यादा हुआ प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। और ग्लोबलाइजेशन का एक चीज़ क्या रहता है कि इकोनॉमीज़ जो है देश विश्व की इकोनॉमीज़ आपस में इंटीग्रेट करें, इंटरडिपेंडेंट होने, ग्लोबलाइजेशन। अब इससे लोग दूर भाग रहे हैं। डीग्लोबलाइजेशन भी आपको देखने को जो है वो मिल रहा है, सब अपना अपना देखना चाह रहे हैं क्योंकि आपस में काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन शुरू हो चुका है। और दूसरे फैक्टर्स भी देखोगे, युद्ध चल रहा है सब, मतलब रशिया यूक्रेन का, इजराइल हमस का, जो गाजा यहाँ सब भी चल रहा है, तो इसमें भी विश्व पोलराइज्ड आपका है। अब ये जब युद्ध होता है तो इसमें क्या होता है कि जो सप्लाई चेन है वो पूरी ब्रेक होती है। जैसे आप निर्भर हो, है ना, आप जो है निर्भर हो किसी पर, किसी पर निर्भर हो और वो आपको चीज़ ना दे तो आपका तो नुकसान हो जाएगा। हम भी किसी चीज़ के लिए किसी देश पे निर्भर करते हैं, तो वो सप्लाई मेंटेन रहेगा तब तो ठीक है, नहीं मेंटेन रहेगा तो हमारा नुकसान हो जाएगा। निर्भरता का एक्सप्लॉइटेशन हमेशा हो सकता है और सिचुएशन भी ऐसी हो सकती है कि निर्भरता आपको वनरेबल भी बना सकता है। तो हमें हमें क्या है कि सबसे बड़ा जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हो जाते हैं, ये एक्सटर्नल फैक्टर्स को समझते हुए हमें अपने इकोनॉमी को शेप करना है। और इस वजह से आत्मनिर्भरता बहुत मैटर करती है, सेल्फ रिलायंस बहुत मैटर करती है। तो युद्ध चल रहा है, युद्ध की वजह से सैंक्शंस लग रहे हैं, ये इस पे सैंक्शन लगा रहा है, वो उस पे सैंक्शन लगा रहा है। इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन के लिए जो स्विफ्ट सिस्टम है उस पे भी कई लोग को बैन कर दिया जाता है। अब हमारा ट्रेड उनसे है बट दूसरे को यूएसए को नहीं पसंद है तो हटा दिया सिस्टम से। तो ये सब चैलेंज है जो देखना आपको बनता है। तो वर्ल्ड की जो रियल GDP ग्रोथ है वो आपकी रिड्यूस होगी। और अगर GDP रिड्यूस हो रहा है इसका मतलब डिफरेंट डिफरेंट जो प्रोडक्ट्स हैं उनका डिमांड रिड्यूस होगा। जो ग्लोबल एक्सपोर्ट अगर देखोगे उसमें भी कमी देखने को आपकी मिलेगी। इंडिया भी चाहता है, क्योंकि देखो इंडिया के पास भी एक बड़ा एक स्थिति रहती है कि हम 80% के ऊपर अपना ऑयल इंपोर्ट करते हैं, तो हमें भी अपनी एनर्जी ट्रांजिशन करना ही पड़ेगा। मतलब हमें नॉन रिन्यूएबल से रिन्यूएबल की तरफ जाना पड़ेगा, क्योंकि ऑयल और इन सब में बहुत ज़्यादा निर्भर होंगे तो नुकसान हमारा है। ठीक है, क्योंकि इस एक्सटर्नल फैक्टर्स दुनिया भर के होते हैं। अब उसमें हमारा वेस्ट एशिया में कुछ हो गया, मतलब युद्ध ही हो गया, अभी जो चल रहा है वो और एक्सपैंड हो गया, तो फिर क्या ही कर लोगे, कैसे क्या होगा, सोचने वाली बात है। ये एक बड़ा रहता है। फिर उसके बाद प्राइस अनसर्टेनिटी, प्राइस मतलब जो प्राइस में फ्लक्चुएशन है, ये सब एक चीज़ जो है वो आपका एक चैलेंज बन जाता है। फिर हमें फोकस करना है वो है
डोमेस्टिक ग्रोथ पे अपने फोकस करना है। डोमेस्टिक फैक्टर्स हैं, डोमेस्टिक फैक्टर्स में देखो मेनली क्या है कि सपोज आप कोई चीज़ बनाते हो तो या तो आप बाहर उसको बेचो, क्योंकि कंपनी के लिए क्या जरूरी है कि वो जो बनाए उसको कोई खरीदे, तभी तो कंपनियां और कुछ बनाएंगी और एम्प्लॉयमेंट बनेगा। अगर मान लो कोई 100 चीज मतलब 100 यूनिट बना रहा है, वो 100 यूनिट बनाने के बाद ही वो 101 मतलब जब वो बनाएगा 100 यूनिट और उसके बाद जब वो बेचेगा और वो जब खरीदेंगे तभी वो और 100 यूनिट बनाएगा। अब वो खरीदेगा ही नहीं तो फिर कैसे चलेगा? अब वो कहाँ बेच सकता है? या तो वो एक्सपोर्ट करे, मान लो एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहा है, या एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से जो है वो उसके प्रोडक्ट जो है मार्केट एक्सटर्नल फैक्टर्स में एक्सटर्नल मार्केट में नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो हमें इंटरनल देखना पड़ेगा। इंटरनल लेवल पे क्या है कि मान लो हमारे पास, मान लो गाड़ी ही ले लो, तो आप हमारे पास पैसा होना चाहिए, ह्यूमन मतलब सेविंग होना चाहिए। अगर हाउस होल्ड सेविंग रिड्यूस होगी, अगर महंगाई बहुत होगी, हाउस होल्ड सेविंग रिड्यूस होगी, तो जब हाउस होल्ड सेविंग रिड्यूस होगी तो फिर आप ये सब चीज़ों में खर्चा ही नहीं करोगे। जब खर्चा नहीं करोगे तो आपकी इकोनॉमी में कंजम्पशन रिड्यूस होगा, कंजम्पशन रिड्यूस होगा तो डिमांड रिड्यूस होगी, डिमांड रिड्यूस होगी तो जो कंपनीज बनाएंगी क्यों जब कोई खरीदने वाला ही नहीं है। जब कंपनी बनाएंगी नहीं तो वो लोगों को बाहर निकाल देंगी, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज रिड्यूस हो जाएंगी। तो ये सब चीज़ें एक दूसरे से बहुत अधिक जुड़ी हुई हैं। तो ये हाउस होल्ड सेविंग में भी रिडक्शन देखने को मिल रहा है, इसको हमें देखना पड़ेगा। दूसरा हमें ये भी देखना पड़ेगा कि हमारे देश के अंदर हमें बैलेंस करना है। हमारे देश में जैसे मान लो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं, यूथ भी है, अब टेक्नोलॉजीज भी आ रही हैं। टेक्नोलॉजी क्या है कि ह्यूमन इंडिपेंडेंट जॉब्स क्रिएट कर रही है, मतलब इंसानों की जरूरत ही नहीं है, मशीन्स उन जॉब्स को कर रही हैं, है ना। बहुत सारे लेवल पे जो जॉब्स हैं वो मशीन के द्वारा की जा रही हैं, थोड़े बहुत इंसान के साथ मिलकर, मशीन के साथ मिलकर और काम हो रहा है। तो फिर क्या होगा? तो हमें देखना है कि हम इसको कैसे बैलेंस करें, स्किल को अपग्रेड कैसे जो है वो करें। तो वर्किंग एज पॉपुलेशन हमारी 2030 तक लगभग 68.9% हो जाएगी, डेटा यूज कर सकते हो। और डिपेंडेंसी जो रेशियो है वो भी लोएस्ट होगी 31.2, मतलब जो यंग पॉपुलेशन है और बहुत ओल्ड पॉपुलेशन वो डिपेंडेंसी पॉपुलेशन उसमें आती है, तो वो उसमें भी रिडक्शन होगा, और जो आपके यंग यूथ पॉपुलेशन वो बढ़ जाएगी, वर्किंग एज पॉपुलेशन बढ़ जाएगी। अब इसमें अगर हमने बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल चीज़ें कर दी, क्योंकि हमें जॉब भी तो क्रिएट करना है, तो हमें ये भी देखना है कि हम सिर्फ अपने देश में नहीं कर सकते और देशों में भी हम स्किल देके अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर सकते हैं। फिर एम्प्लॉयमेंट जो ग्रोथ है वो डिपेंड बहुत सारे लेवल पे करता है, जीडीपी ग्रोथ पे भी करता है। और इसमें ये भी कहा गया कि देखो ये बहुत अच्छा आर्गुमेंट है कि देखो हमें ये देखना है कि जो जॉब, जैसे हमें पता है कि हमारी लेबर जनरेट होगी, वर्किंग पॉपुलेशन आएगी, उसमें हमें जेंडर बैलेंस भी रखना है। अब जो पॉपुलेशन हमारे पास देश के अंदर है, वर्किंग पॉपुलेशन, तो उसको ऐसा नहीं कि अब एक खेत में 5 लोग बिठा दिए और बोले यार ये जो है नौकरी कर रहा है, ठीक है, तो वो थोड़ी ना माना जाएगा। तो एग्रीकल्चर हो सकता है टेक्नोलॉजिकल लेवल पे चला जाए, क्लाइमेट चेंज और इन सब की वजह से बहुत सारे लोग जो एग्रीकल्चर का काम करते थे वो नॉन एग्रीकल्चर फील्ड में आएंगे। अब नॉन एग्रीकल्चर जो फील्ड है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, सर्विस सेक्टर, इन एरियाज को हमको अच्छा करना है, खासतौर से सर्विस सेक्टर को भी अच्छा करना पड़ेगा, क्योंकि सर्विस सेक्टर इतना एक्सटर्नल फैक्टर से डिपेंड मतलब अफेक्ट नहीं होता है। तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि जो हाई जॉब जो एब्जॉर्बिंग एरियाज हैं वो हमें क्रिएट करना पड़ेगा। एग्रीकल्चर से जो बाहर निकल कर लोग आ रहे हैं उनके लिए जॉब जो है क्रिएट करना हमारे लिए एक चैलेंज देखना पड़ेगा। दूसरा हमें देखना पड़ेगा कि जो नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं उनका जॉब पे क्या असर है, तो उस इम्पैक्ट को हम कैसे झेल सकें ये देखना है ना। प्रोडक्टिविटी कैसे इंक्रीज कर सकें, टेक्नोलॉजी का यूज़ कैसे हम इन्हांस कर सकें और उनके इम्पैक्ट को कैसे बैलेंस कर सकें, तो ये थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा। फिर हम ये भी कर रहे हैं कि हम ये चाह रहे हैं कि कार्बन एमिशन ना कम से कम हो, तो हम खुद टेक्नोलॉजी की तरफ जा रहे हैं और हम एनर्जी ट्रांजिशन भी ला रहे हैं, हम नॉन रिन्यूएबल से रिन्यूएबल की तरफ भी जा रहे हैं। तो ये सब स्थिति क्या है कि हमारे लिए चैलेंज पैदा करेगी, टेक्नोलॉजी भी आ रही है, फिर हम क्लाइमेट चेंज के चैलेंज से भी हमें मीट करना है। क्लाइमेट चेंज चैलेंज की वजह से कार्बन एमिशंस जो हैं वो आपका रिड्यूस करना है, तो रिन्यूएबल एनर्जी में आपकी जो जॉब्स वो क्रिएट होंगे। अगर हमारी लेबर फोर्स या सारी चीज़ें से पुरानी चीज़ों में ही लगी हुई है या स्किल अपग्रेड नहीं किया, तो फिर वो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ का फिर क्या होगा? तो ये सोचने वाले, इसके लिए हमें अपने करिकुलम में चेंज करना पड़ेगा, जो रिक्वायर्ड स्किल है वो प्रोवाइड करना पड़ेगा। खाली हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी पढ़ने से तो नहीं काम चलेगा ना। यूपीएससी ने जो एक लिस्ट निकाली है, आप देख लेना, वेबसाइट पे पड़ी हुई है, अगर उन्होंने हटाया नहीं होगा, मैंने एक वीडियो भी बनाया था, उसमें 85 से 90% लोग बीई बीटेक वाले हैं जो पिछले साल इंटरव्यू दिए हैं। अब देखो लिस्ट पड़ी हुई है, मैंने उसको वीडियो भी बनाया था, हैरान, कोई दिखाएगा नहीं उसको, मैंने वीडियो बनाया था हैरान करने वाली चीज़ है, खासतौर से हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए। वो सोचने वाली बात है, मतलब आपको थोड़ा सा सीरियसली सोचना चाहिए। आप उसमें जरूर हिंदी माध्यम के जो होंगे वो कह सकते हैं
कि नहीं नहीं यूपीएससी हमारे साथ भेदभाव कर रही है, ये जो भी है। लेकिन हमें इस चीज़ को समझना है कि हमें ये समझना है कि यूपीएससी को जो रिक्वायरमेंट है वो करेगी, वो कंडीशन रखेगी। उसे साइंस टेक भी चाहिए, उसे ये सब स्पेशलाइज्ड एरिया वाले लोग भी चाहिए, तो वो ऐसा कंडीशन रखेंगे। हम उसको कैसे हम कैसे उसको बैलेंस कर सकते हैं? अपने आप को अपग्रेड करके, अच्छा कंटेंट कवर करके, अच्छी चीज़ें पढ़ के, वो थोड़ा हमको देखना पड़ेगा, ठीक है? क्योंकि कंप्लेन आप जितना भी कर लोगे तो उससे तो देखो कितना असर होगा, वो सोचने वाली बात है। नेक्स्ट देख लेते हैं इसमें कार्बन एमिशन को हमने कहा है कि हम रिड्यूस करेंगे बाय 1 बिलियन टन, ये भी हमने कहा है। फिर हमने कई इनिशिएटिव्स भी लिए हैं, ग्रीन ग्रिड इनिशिएटिव, वन सन वर्ल्ड वर्ल्ड ये सब इनिशिएटिव्स भी लिए हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, एथेनॉल बेस्ड सिस्टम पर भी हमने फोकस किए हैं। उसके बाद क्लाइमेट जो प्रमोटिंग टेक्नोलॉजी पर भी हमने फोकस किया है। तो ये दूसरा ये भी है जो, क्योंकि देखो ये सब जो डेवलपमेंट है ना, टेक्नोलॉजी, कार्बन एमिशन, एनर्जी ट्रांजिशन, ये सब चीज़ें क्या है, ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बहुत अफेक्ट होगी। तो देखो आपकी इकोनॉमी में 3 सेक्टर होते हैं, एक एग्रीकल्चर हो गया, एक मैन्युफैक्चरिंग हो गया, सर्विस सेक्टर हो। तो अभी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का ट्रांजिशन में जा रहा है, ये बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी बेस्ड हो जाएगा, तो वहाँ तो स्किल अपग्रेडेशन की जरूरत होगी। तो थोड़ा हमें सर्विस सेक्टर भी डेवलप करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि उसमें इतना टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट का नहीं जरूरत होगी। क्वेश्चन देख लो, इंडियन इकोनॉमिक ग्रोथ विल बी मेंटेन बाय मैनेजिंग एक्सटर्नल फैक्टर्स एंड बूस्टिंग डोमेस्टिक ग्रोथ फैक्टर्स। डिस्कस करना है, 10 नंबर में लिखना है। कोई क्वेरी है, कोई इशू है, आप मुझे इस पर मैसेज करें। और सौरभ पांडे CSE ऐप डाउनलोड करें। कल 8वां टेस्ट रात को 9 बजे हो चुका है, इसका प्राइस मैंने रिड्यूस कर रखा है। नेक्स्ट टेस्ट 9th टेस्ट इस संडे को रात को 9 बजे शेड्यूल्ड है। प्लीज फोकस करें, रिवीजन PDF डाल रखे हैं सौरभ पांडे CSE ऐप के अंदर, सब एडवांस करंट अफेयर्स है, बार बार मैं आपको कह रहा हूँ। फिर उसके बाद कोर्स ऑन ARC रिपोर्ट, वो भी लाइव है, सारी रिपोर्ट्स मैंने कवर कर ली है, लेक्चर लाइव है। और एग्रीकल्चर का ऑप्शनल भी आपका जल्द से जल्द आएगा, और भी कई कोर्सेस आएंगे, उनको भी आप गो थ्रू हो जाना। सौरभ पांडे UPSC यूट्यूब ये टेलीग्राम चैनल पर आप अपने आंसर पोस्ट कर सकते हैं, और वेबसाइट www.saurabhpandeyupsc.com पे भी आप जाके सारा कंटेंट एक्सेस कर सकते हैं। मिलता है नेक्स्ट सेशन के अंदर। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।